हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हाइड्रोमीटर मेथड डिस्कस कर रहे थे। और उस मेथड में हमने देख लिया था कि यहाँ तक हमने देख लिया था, और जब हम इसको पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर लाइट चली गई थी, जिसके कारण ही हमारा ये वाला पार्ट बच गया था। तो इसी को हम आगे देख लेते, थोड़ी सा रिवाइज़ कर लेते हैं, है ना। इस पर हमने हाइड्रोमीटर मेथड में क्या देखा था कि हाइड्रोमीटर मेथड से हम क्या निकालते हैं। हम हाइड्रोमीटर मेथड से डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं सस्पेंशन की या लिक्विड की, है ना। उसके बाद हमने ये देखा था, ये हमारा हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो हमारी जो रीडिंग क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे -5 0 +5 +10 इस तरीके से हमारी रीडिंग क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है। जो हमारा ये हाइड्रोमीटर है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक तो हमारा होता है स्टेम, और ये वाला जो पोर्शन है इसका, जो बीच वाला पोर्शन, इसको नेक बोलते हैं, और नीचे क्या होता है, हमारा बल्ब होता है ना। मेन जो हमारा वॉल्यूम है, यदि हम टोटल वॉल्यूम की बात करें इस पर, तो जो ये हमारा इसके बल्ब के सेंटर के नीचे का जो वॉल्यूम है वो हमारा कितना होता है, टोटल वॉल्यूम का 50% होता है। यहाँ तक हमने इसको देख लिया था। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि इस पर जो रीडिंग होती है, एक तो डेंसिटी और जो रीडिंग है, जब हम इस हाइड्रोमीटर को अपनी सस्पेंशन में डुबाएंगे तो जैसे धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर नीचे जाता जाएगा। तो हम जो रीडिंग होगी उसको मेज़र करने के लिए हम इसको किससे शो करते हैं, RH से शो करते हैं, है ना। जैसे यदि ये हाइड्रोमीटर है, ये हमारा किसी सस्पेंशन में डूबा हुआ है, तो सस्पेंशन में जब हमने इसको डुबाया तो ये हाइड्रोमीटर हमारा धीरे धीरे नीचे जाएगा। जब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा तो जो भी रीडिंग आएगी हम उसको यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे और उसको हम शो करेंगे RH से, है ना। और एक चीज़ और है, हमने इसको देखा था कि टाइम के साथ जैसे जैसे हमारा टाइम होता जाता है, तो जब टाइम हमारा, जैसे हमने सस्पेंशन बनाया, हमने सस्पेंशन जो लिया हुआ था, कितने का लिया हुआ था, 1000 ml का हमने सस्पेंशन लिया हुआ था। उस पर हमने 1000 ml का सस्पेंशन बनाने के लिए हमने क्या किया था, 24 to 60 ग्राम हमने सॉइल मिलाई हुई थी, है ना। तो हमने देखा धीरे धीरे हमारा ये जो हाइड्रोमीटर है ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मतलब ये अंदर जाता जाएगा। तो अंदर ये कब जाएगा, जब यदि हम बात करते हैं तो इसकी जब डेंसिटी, जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे टाइम के साथ, क्योंकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस में होता क्या है बेसिकली, तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि पार्टिकल धीरे धीरे क्या होंगे, सेटल होंगे। पहले हैवी पार्टिकल सेटल होंगे, उसके बाद जो कम हैवी हैं, या बोल सकते हैं जिनका वेट कम है, वो जिनका साइज़ कम है, जिनका वेट कम है, वो बाद में सेट होंगे, और जिनका वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा जल्दी से सेट होंगे, है ना। तो उसी बेसिस पे यदि हम बात करेंगे तो जब बड़े वाले पार्टिकल्स जो हैं जब वो सेट हो जाएंगे तो हमारी जो हाइड्रोमीटर है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, नीचे खिसकता जाएगा। क्यों खिसकता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, क्यों जाता जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी, जो हमारी जो सस्पेंशन की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो हाइड्रोमीटर है उस पर टाइम के साथ क्या होता जाएगा, इंसर्ट होता जाएगा। जब ये नीचे जाता जाएगा हमारा हाइड्रोमीटर, इस तरीके से इस पर नीचे जाता जाएगा, तो इसकी जो रीडिंग है, रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग भी हमारी इसकी क्या हो जाएगी, रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यदि हम ये बात करें, पहले ये 20 में था, जब ये और नीचे चला गया तो ये रीडिंग इसकी 10 आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी डिक्रीज होने के साथ इसकी जो रीडिंग है, रीडिंग भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। यहाँ से हमने देखा था कि मान लो किसी डेप्थ, किसी टाइम टी पे, अलग अलग टाइम पे हम इसकी हाइट लेंगे। यदि हम पिपेट मेथड में बात कर रहे हैं तो पिपेट मेथड में हमारी जो हाइट थी, है ना, जहाँ पे हम डेंसिटी मेज़र कर रहे थे या जहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र कर रहे थे, है ना, वहाँ पर यदि हम बात करें तो जो HE था, HE हमारा कांस्टेंट था, वो 10 सेंटीमीटर हमने उसको कांस्टेंट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हमको जो है HE मेज़र करना है, हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने टाइम इंटरवल लिए हुए हैं, उन टाइम इंटरवल पे हम क्या कर रहे हैं, HE को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो HE धीरे धीरे हमारा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो HE की वैल्यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हमने देखा था वहाँ पर HE कॉन्स्टेंट था। सपोज हमको इस HE मतलब हमको किसी टाइम टी पे इस हाइट पर डेंसिटी को मेज़र करना है ना, डेंसिटी को मेज़र करना है, तो उस कंडीशन पे हम HE निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये हमने देख लिया था, है ना। ये क्या है बेसिकली, तो यहाँ से यहाँ तक ये H है ना। इस H में यदि हम इसको प्लस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, H/2 हो जाएगा, है ना। इसमें से जो हमारा, जब हमने हाइड्रोमीटर को इस पर ऐड किया तो हमारा जो वाटर का लेवल वो कितना ऊपर उठ गया, तो VH-A, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस HE तक आना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो VH डिवाइड बाई एरिया का हाफ, एरिया का हम ये बोल सकते हैं 1/2 एरिया, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इस पर ऐड करना पड़ेगा। तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि इस सेंटर से लेकर ये जहाँ पे हमको मेज़र करना है कितना है, VH/2A है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको HE निकालने के लिए हमने क्या कर दिया था, H + H/2 + VH
डिवाइड बाय 2a माइनस VH डिवाइड बाय a। ये मैं लास्ट क्लास में ही समझा चुके हैं अपन, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने के साथ क्या होगी, रीडिंग हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन हमारा बन जाएगा कि HE जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रीडिंग का। तो इससे एक ये कर्व भी बनता है हमारा, इस तरीके का ये कर्व बनता है ये कर्व बन जाता है। अब बेसिकली यदि हम बात करें तो हमको जो हाइड्रोमीटर मेथड में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो कर्व निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, परसेंटेज फाइनर चाहिए होता है और पार्टिकल का डाया चाहिए होता है ना। तो पार्टिकल का डाया यहाँ पर यदि बात करेंगे, जो पार्टिकल का डाया है वो इसकी क्योंकि अलग अलग टाइम पे यदि हम बात करें, जैसे इस डेप्थ में, इस HE डेप्थ में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको HE की वैल्यू मिली। इस HE की वैल्यू पे जो पार्टिकल सेटल हो गए हैं उनके वो जो पार्टिकल्स हमारे जो है सेटल हुए हैं उस हाइट पे, है ना। तो उस हाइट पे ये वैल्यू जो रिलेट कर रही है RH के साथ रिलेट कर रही है, और ये जो RH है ये इनडायरेक्टली रिलेट करेगा हमारे पार्टिकल के डाया के साथ, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि इस मेथड में, एक तो हमने पिपेट मेथड में देखा था, तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पर जो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी थी उसको इक्वल कर दिया था HE/T के, और वहाँ से हमने D निकाल लिया था, है ना। तो यहाँ पर D निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये D है, D का इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है किसके साथ, डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन के साथ। डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन, जो भी हमारे सस्पेंशन की डेंसिटी होगी, क्योंकि सस्पेंशन की डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सेटल होते जा रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर हाइट पर सेटल होते जा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो डेंसिटी है सस्पेंशन की वो किसके साथ रिलेटेड है, हमारे डायामीटर के साथ, है ना। तो इस D का जो इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है किसके साथ, डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन के साथ कनेक्शन होता है। तो हमको निकालनी पड़ेगी सस्पेंशन की डेंसिटी। तो सस्पेंशन की डेंसिटी यदि हमको निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, सस्पेंशन का मास और सस्पेंशन का वॉल्यूम, है ना। अब जो हमारा सस्पेंशन का वॉल्यूम है ना, जो हमारा सस्पेंशन का वॉल्यूम है वो हमारा 1000 ml है ना। जो हमारा सस्पेंशन का वॉल्यूम है वो हमारा 1000 ml है, या इस तरीके से बोल सकते हैं कि हम पर ml में बात कर रहे हैं कि ये हमारा कोई पूरा का पूरा सस्पेंशन है जिसका वॉल्यूम हमारा सपोज दैट 1 ml है ना। और इस पर एक सॉलिड पड़ा हुआ है, मतलब जो हमने सॉइल मिलाई हुई है वो सॉलिड है ना। तो पहले हम इस सॉलिड का वॉल्यूम मास निकाल लें, और इस वाटर का, क्योंकि हमारा जो सस्पेंशन है मिलकर किससे बना, वाटर और सॉलिड से मिलकर बना है। तो हम सबसे पहले वाटर का मास निकाल लें, या बोल सकते हैं हम सॉलिड का मास निकाल लें। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डेंसिटी निकालेंगे सस्पेंशन की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये सपोज दैट ये MD मतलब इसके लिए मास ऑफ सॉलिड। MD क्या है, मास ऑफ सॉलिड पर ml मतलब ये जो सस्पेंशन है हमारा वो 1 ml का हमने माना, 1 ml ऑफ सस्पेंशन एट डेप्थ HE, है ना। HE डेप्थ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा मास ऑफ सॉलिड है पर ml में वो कितना, उसको हमने लिया है MD। अब इसी सॉलिड का इसका ये मास है, मास कितना है हमारा पर ml पे इसका जो मास है वो क्या ले लिया हमने, इसको MD, किसी पर्टिकुलर हाइट पे टाइम T पे, है ना। अब यदि इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना तो मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। तो ड्राई मास डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी सॉलिड की, है ना। अब यदि इस डेंसिटी ऑफ सॉलिड को यदि कन्वर्ट करना चाहें GS के टर्म में, तो इसको लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड को हम लिख सकते हैं GS इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, और यूनिट वेट ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी क्या है, हमारी 1 है ना। कितनी होती है हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर की, डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर cc। तो ये इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यहाँ से हमको जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिला वो क्या मिला, MD/GS मिला, ठीक है। उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। अभी हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब हमने इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाला। अब जो इस पर ये वाटर है इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ये टोटल सस्पेंशन का वॉल्यूम 1 है, 1 माइनस MD, मतलब हम क्या करते हैं सॉलिड का वॉल्यूम, तो हमको क्या मिल जाएगा, वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सस्पेंशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस MD/GS, है ना। ये किसका वॉल्यूम है, ये हमारा सॉलिड्स का। अब यदि हम बात करते हैं, हमको निकालना है, ये तो वॉल्यूम निकल के आ गया, ये भी वॉल्यूम निकल के आ गया। टोटल वॉल्यूम सस्पेंशन का क्या है हमारा, 1 ml। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मास ऑफ वाटर निकालना चाहें, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हमारा, तो मास ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर यदि हम बात करेंगे तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मास इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। क्योंकि हमको निकालना है वाटर का, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको ये पता है ना, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वाटर, जो टोटल वॉल्यूम है वो सस्पेंशन का, टोटल वॉल्यूम है हमारे पास वाटर का वॉल्यूम कितना हमारे पास, 1 माइनस
md डिवाइड बाई जीएस। इस पर हमने क्या कर दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मास मिल जाएगा किसका, सस्पेंशन का, मास ऑफ वाटर इन सस्पेंशन। तो जो ये वाटर है इसका हमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। इसको सॉल्व करने में 1 माइनस md बाई जीएस, तो ये इसी के बराबर मिलने वाला है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मास ऑफ सस्पेंशन, अब अभी तो हमने किसका निकाला, मास वाटर का निकाला। अब यदि हम बात करें टोटल सस्पेंशन का चाहिए, तो सस्पेंशन के लिए हमको क्या होगा, इसका मास चाहिए, सॉलिड का मास प्लस वाटर का मास मिल जाएगा हमको, है ना, वाटर का मास मिल जाएगा। तो वाटर का मास ये है, सस्पेंशन का मास हमारे पास md है, तो हम इसको टोटल कर लेंगे तो टोटल सस्पेंशन का मास मिल जाएगा। और जब टोटल सस्पेंशन का मास मिल जाएगा हमको, तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। वॉल्यूम हमारा सस्पेंशन का कितना था, 1 ml, और मास कितना है हमारा, जो यहाँ से निकाल लिया md प्लस 1 माइनस md बाई जीएस, है ना। अब ये तो हमारा निकल के आ गया डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, है ना। इस टोटल सस्पेंशन का जो मास है वो हमको निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, md प्लस 1 माइनस md बाई जीएस डिवाइड बाई 1 ml। ठीक है, अब हमको ये पता है, ये तो हमने किससे निकाला, जो हमारा सैंपल है उस पर 1 ml में कितना मास है, कितना हमारा डेंसिटी है वो हमने निकाल लिया। और यहाँ से एक रिलेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि जो डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन है, सस्पेंशन की जो डेंसिटी है वो क्या होती है हमारी, इस रीडिंग के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या हो जाएगा, RH डिवाइड बाई 1000 प्लस 1। इस वैल्यू को हम इसके इक्वल कर देंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से md की वैल्यू मिल जाएगी कि हमारा जो सॉलिड है, इस सस्पेंशन 1 ml के सस्पेंशन पे हमारे पास जो सॉलिड का मास है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, md इक्वल टू RH डिवाइड बाय 1000 GS डिवाइड बाय GS माइनस 1। ये फार्मूला याद, इतना सारा याद नहीं करना है हमको, डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना है कि हमारे पास जो सस्पेंशन का जो मास होगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा RH डिवाइड बाय 1000 GS डिवाइड बाय GS माइनस 1। अब यदि यहाँ पर बात करें कि RH किसके साथ रिलेट कर रहा है, हमारा RH रिलेट कर रहा है HE के साथ, और HE रिलेट कर रही है किसके साथ, डायमीटर ऑफ पार्टिकल के साथ। तो हम कैलिब्रेट करके यहाँ से डायमीटर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं परसेंटेज फाइनर की, क्योंकि हमको एक तो डाया निकालना था, डायमीटर ऑफ पार्टिकल निकालना था, डायमीटर ऑफ पार्टिकल निकालना था, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, RH निकाल लिया। और RH डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, HE के साथ, HE हाइट के साथ, और HE का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, पार्टिकल के डायमीटर के साथ, है ना। तो कैलिब्रेट करके हम यहाँ से क्या करेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे। अब हमको चाहिए परसेंटेज फाइनर, तो परसेंटेज फाइनर पहले भी देख चुके हैं। परसेंटेज फाइनर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन एट सैम्पलिंग डेप्थ HE इन टाइम t, कि हमारी किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे हमारी जो हाइट है उस पर जो मास ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे हमारे सस्पेंशन पे वो लेना है, डिवाइड बाय क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड पर वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन इन टेक इनिशियली। तो हमने इनिशियल में जो वॉल्यूम लिया था, इनिशियल में कितना वॉल्यूम लिया था, हमने 1000 ml का लिया था। उस टाइम पे जो हमने मास ऑफ सॉलिड्स लिए थे वो कितने थे हमारे, जनरली हमने जो लिए थे 24 to 60 ग्राम, है ना। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज फाइनर। तो बस हमने ये वैल्यू पुट कर दी, md डिवाइड बाई 1 ml, ये जो वैल्यू निकाली थी हमने md डिवाइड बाई 1 ml, है ना, ये वाली मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो md डिवाइड बाई 1 ml हो जाएगा। यदि यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इनिशियल में जो हमने मास लिया था वो क्या हो जाएगा, m कैपिटल D डिवाइड बाय जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना था 1000 ml इंटू 100 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये फार्मूला मिल जाएगा। ये फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। बस यहाँ पर क्या करना है, हमको इस जगह पे इस वाली वैल्यू को पुट करना है ना। अब इस वाली वैल्यू को पुट करना है तो md की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 1 ml, तो कुछ है नहीं, तो हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल फार्मूला आ रहा परसेंटेज फाइनर का जो फार्मूला जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100 RH डिवाइड बाय md। ये md क्या है, यहाँ पर कैपिटल D बना है। कहने का मतलब ये है कि इनिशियल में जो सॉलिड्स का मास था वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर इंटू GS डिवाइड बाई GS माइनस 1। तो यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी, ये बता दिया, ठीक है, ओके। अब यदि हम आगे देखते हैं तो ये जो हमारी जो यहाँ पे ये जो RH की वैल्यू है, यहाँ पर ये जो RH की वैल्यू है, ये RH की वैल्यू पे हमको क्या करना पड़ता है, कुछ करेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू मेज़र हुई है वो हमारी कुछ इनकरेक्ट हो जाती है। इनकरेक्ट क्यों होती है हमारी, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ हमारे जैसे हमने डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाए हुए हैं, मेनिस्कस के कारण या टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण हमारी रीडिंग कुछ गलत आती है, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, इस पर कुछ करेक्शंस लगाने पड़ते हैं, है ना। करेक्शंस यदि हम बात करें तो एग्जाम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक प्रीवियस ईयर में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सेडिमेंट एनालिसिस मेथड में से पिपेट मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोमीटर मेथड से क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया है कि किस लिए यूज़ होती है, तो इससे सस्पेंशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है और डेंसिटी निकाली जाती है ना। उसके बाद
जो इस पर मेन पॉइंट है, हमको ये परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला याद रखना है और ये एमडी का फॉर्मूला याद रखना है, बस। इसके अलावा सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद इस पर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है करेक्शन से, कि किस तरीके का करेक्शन होता है, और करेक्शन में ये पूछा जाता है कि पॉजिटिव करेक्शन होता है या नेगेटिव करेक्शन होता है ना। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहला करेक्शन जो हम इस रीडिंग पे लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, मेनिस्कस करेक्शन। ये हमारी क्या है, इनकरेक्टेड लेंथ है, जबकि ये हमारी जो रीडिंग है ये एक्चुअल रीडिंग है। ये क्या है, हमारी एक्चुअल रीडिंग है। R' क्या हमारी एक्चुअल रीडिंग है। यदि हम बात करते हैं मेनिस्कस करेक्शन, तो हमारा जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर कुछ इस तरीके का होता है। हमारा हाइड्रोमीटर देख चुके हैं हम, यहाँ पर सिर्फ छोटा सा सैंपल बना रहा हूँ मैं। तो यदि हाइड्रोमीटर में बात करें तो मेनिस्कस करेक्शन का मतलब क्या है, ये हमारा मेनिस्कस है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि जब इस पर कुछ इस तरीके से, ये हमारा सैंपल है, तो इस पर कुछ इस तरीके से यदि हम बात करते हैं तो इस पर जब हम रीडिंग ले रहे होते तो इसमें पानी कुछ इस तरीके से चढ़ा हुआ दिखता है, इस पर कुछ इस तरीके से, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि हमको जो रीडिंग लेनी चाहिए थी, वो रीडिंग कहाँ से लेनी चाहिए थी, हमको जो रीडिंग लेनी चाहिए थी वो रीडिंग हमको लेनी चाहिए थी यहाँ से, है ना। ये वाली रीडिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, हमारी ये एक्चुअल रीडिंग है। लेकिन हम जो रीडिंग ले लेते हैं हमको कुछ इस तरीके का दिखने के कारण हम जो रीडिंग लेते हैं, मेजर्ड जो वैल्यू होती है हमारी वो ये होती है, हम इसको मेजर्ड कर लेते हैं, हमको लेना इसको होता है ना। तो हमारा क्या है, ये रीडिंग हमारी क्या हो गई है, हमारी रीडिंग पहले मान लो यहाँ पर कितनी थी वैल्यू, हमारी 10 थी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, हमारी 12 है। तो हमको वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू लेनी थी 12, लेकिन हमने वैल्यू ले ली कितनी, 10। मेजर्ड हमने कितना कर लिया, 10 मेजर कर लिया, जिसके कारण हमारी वैल्यू क्या हो गई, 2 कम हो गई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो करेक्शन लगाना पड़ेगा वो +2 का करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहीं से हमको समझ में आ रहा है कि जो इस पर हमारा करेक्शन लगेगा, जो रीडिंग का करेक्शन आएगा वो क्या आएगा, R' = क्या हो जाएगा, RH जो हमने लिया है ना, RH जो हमने मेजर किया, हमने 10 मेजर किया, प्लस क्या करना पड़ेगा, हमको करेक्शन 2m का लगाना पड़ेगा। तो 2m का करेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा cm हो जाएगा। हम मेनिस्कस करेक्शन को cm से शो कर रहे हैं, c मतलब करेक्शन और m मतलब मेनिस्कस, है ना, मेनिस्कस करेक्शन। तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये याद रखना है, जो मेनिस्कस करेक्शन होता है वो कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। मेनिस्कस करेक्शन कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट, है ना। तो जब हम डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन लगा रहे होते तो हमने क्या किया था, हमने सॉइल सैंपल में क्या किया था, डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाए हुए थे। तो डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाने के कारण हमारा क्या होता है कि इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है ना। डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाने के कारण डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और हमको पता है जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो RH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारी रीडिंग है, यदि डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा जो हाइड्रोमीटर है वो पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो उसकी रीडिंग हमको बढ़ी हुई मिलेगी, है ना, बढ़ी हुई मिलेगी, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। करेक्शन जो हम लगाएंगे वो नेगेटिव करेक्शन लगाएंगे। तो हमारा जो करेक्शन आएगा, ये याद रखना है हमको, जो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन है वो कैसा होता है, हमारा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर करेक्शन। तो टेम्परेचर करेक्शन हमारा पॉजिटिव भी होता है और हमारा नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव किस केस में होता है और नेगेटिव किस केस में होता है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो जो हम नॉर्मल जो इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम 27 डिग्री का सेटअप करते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं, यदि हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए, लेस देन हो जाए 27 डिग्री, तो यदि टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, 27 डिग्री से कम हो जाएगा, तो इस केस में हमारे जो सस्पेंशन है उसकी डेंसिटी क्या मिलेगी, हमको ज़्यादा मिलेगी, है ना, उसकी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या है, कम है। अब टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, तो हमारा जो हाइड्रोमीटर है वो पेनिट्रेट भी नहीं करेगा, है ना, पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, हमको बढ़ी हुई मिलेगी। जब वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी हमको, तो इस पर करेक्शन जो लगाएंगे, करेक्शन कैसे लगाएंगे, नेगेटिव करेक्शन लगाएंगे। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट यदि बात करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी, तो टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। और जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी जो रीडिंग है, रीडिंग भी हमको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसमें जो करेक्शन लगाना पड़ेगा, करेक्शन क्या लगाना पड़ेगा, हमको पॉजिटिव करेक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अब यदि हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने सीव एनालिसिस पढ़ा था, सीव एनालिसिस किया था, और सीव एनालिसिस के बाद हमने पिपेट मेथड की। पिपेट मेथड के साथ साथ हमने क्या कर लिया, पिपेट मेथड के साथ साथ हमने हाइड्रोमीटर मेथड भी कर लिया, है ना। तो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। SSC JEE के प्रीवियस ईयर पे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो कराए हुए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ से इनके न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स, है ना। हमने जैसे हमने कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हमने पढ़ लिया था, सरफेस टेक्सचर पढ़ लिया था, सिर्फ
पार्टिकल्स का शेप पढ़ लिया था, पार्टिकल का साइज पढ़ लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज थी वो थी हमारी रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। अब ये जो डेंसिटी इंडेक्स है बेसिकली इसको पढ़ना क्यों है, जैसे यदि हम बात करते हैं कि कोई भी हमारे जो हमारी सॉइल है ना, कोई भी हमारी जो सॉइल है वो कितनी स्ट्रांग है या उसकी स्ट्रेंथ किस सॉइल में स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हमको एक सॉइल से तो पता नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, दो सॉइल होंगी और दो सॉइल को हम दोनों सॉइल को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जिसमें वॉइड्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिसमें वॉइड्स ज़्यादा होंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना। उसी बेसिस पे हम इसको रिलेटिव डेंसिटी को कंपेयर करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का मतलब सीधा सीधा सब पता है, जिसके पार्टिकल्स ज्यादा पास पास में होंगे, जो ज्यादा डेंस होगा या जो ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। तो बेसिकली जो रिलेटिव डेंसिटी है वो किस तरीके की सॉइल की प्रॉपर्टी को शो करती है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी को शो करती है। अब यदि बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी एक प्रकार का इंडेक्स है जो कि हमको शो कर रहा होता है सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में, सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में। और किस प्रकार की सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में, हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में। जैसे यदि थोड़ी बहुत सॉइल पड़ी होगी तो पढ़ा होगा, फाइन ग्रेन सॉइल में एक टर्म पढ़ा होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्ले की प्रॉपर्टी को शो करता है। वैसे यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो डेंसिटी इंडेक्स है, डेंसिटी इंडेक्स हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है ना। अब यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है हमारे पास, रिलेटिव का मतलब क्या है कि हमको यदि एक सॉइल दी हुई है, एक सॉइल सैंपल है, तो हम एक सॉइल सैंपल से हम उसको बता नहीं सकते कि वो किस प्रकार की सॉइल होगी, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दो सॉइल सैंपल लेना पड़ेगा और दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है या किसकी डेंसिटी कम है। जैसे यदि हमारे पास एक नंबर है तो हम एक नंबर से, एक कोई भी नंबर है हमारे पास, तो उससे हम पता नहीं कर सकते कि वो किसी से बड़ा है या छोटा है। तो हमारे पास जैसे यदि दो नंबर होंगे तो हम बता सकते हैं कि ये नंबर इससे छोटा है। वैसे ही है यहाँ पे हमारा रिलेटिव डेंसिटी। तो हमको यहाँ पर दो सॉइल सैंपल को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स को, इसको हम डीआर से भी शो करते हैं और इसको हम आईडी से भी शो करते हैं। डेंसिटी इंडेक्स ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, किसी भी सॉइल का जो कोई भी सॉइल ले सकते हैं हम, नेचुरल सॉइल ले सकते हैं, उसकी जो कोर्स ग्रेन सॉइल है ना, उसके बारे में हमको क्या करता है, जब फील्ड में हम रहेंगे, फील्ड में इन सिचु का मतलब क्या होता है, फील्ड में उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या करता है, उसकी कोई भी फील्ड में जो हमारी सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज को उसके बिहेवियर को समझने में हमको आसानी होती है। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको शेयर स्ट्रेंथ पता चलती है, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ पता चलती है। शेयर स्ट्रेंथ पता चलेगी मतलब हमको क्या बोल सकते हैं, हमको उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा होता। यदि हमको आईडी निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब यहां पर यदि हम बात करते हैं ई मैक्स और ई मिनिमम, तो ई मैक्स और ई मिनिमम किस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि हम चाहते कि हमारे पास जो सॉइल सैंपल है, उस सॉइल सैंपल को हमको यदि क्या करना है, उस पर ज्यादा से ज्यादा वॉइड्स देने हैं। ज्यादा से ज्यादा वॉइड्स देंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर ई मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। अब वॉइड्स किस प्रकार से देंगे, हो सकता है कि हम उसको कुछ हाइट से क्या कर दें, उस सॉइल सैंपल को कुछ हाइट से गिरा दें, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाए, बिखर जाए। जब सॉइल बिखर जाएगी तो उस पर जो मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, वॉइड्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम सॉइल सैंपल लेके आए थे वो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। उसके बाद हम उस पर वॉइड्स दे रहे हैं, मतलब उस पर मैक्सिमम वॉइड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यदि हमको उसके वॉइड्स को कम करना है, तो वॉइड्स को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसी सॉइल्स को हम क्या कर देंगे, कॉम्पैक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसका ई मिनिमम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आईडी का ये एक प्रकार का नंबर है जो कि क्या शो कर रहा होता है, हमारा ये एक प्रकार का नंबर है जो कि हमारा क्या शो कर रहा होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में शो कर रहा होता है ना। तो ये हमारा ये आईडी का फॉर्मूला हो जाएगा। आईडी का फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब यहाँ पर जो ई मैक्स है, ई मैक्स क्या है, मैक्सिमम वॉइड रेशो। अब मैक्सिमम वॉइड रेशो यदि उस पर होगा तो हमारी सॉइल किस कंडीशन पे होगी, लूज स्टेट में होगी या डेंस स्टेट में होगी। तो जब वॉइड्स ज्यादा होंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, वॉइड्स ज्यादा है मतलब सॉइल किस कंडीशन पे होगी, लूज स्टेट में होगी, है ना। और ई मिनिमम की यदि हम बात करते हैं, तो ई मिनिमम में हमारे पास यदि वॉइड्स बहुत कम है, मतलब सॉइल कॉम्पैक्टेड है, मतलब सॉइल हमारी कैसी है, डेंस है। और ई नेचुरल मतलब जो हम सॉइल लेकर आए थे सीधे सीधे से फील्ड से, वो हमारी क्या हो जाएगी, नेचुरल वॉइड्स वाली सॉइल हो जाएगी, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी हम शो कर सकते हैं ड्राई डेंसिटी के टर्म में, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है हमारा गामा ड्राई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जे यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस ई। यदि हम यहां से ई निकाल लें तो ई इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय गामा डी माइनस 1, ये टर्म बन जाएगी। अब इसी फॉर्मूले को ये जो हमारे पास फॉर्मूला है,
ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पर नेचुरल के लिए लगा दें तो नेचुरल के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा ड्राई नेचुरल आ जाएगा, है ना, गामा ड्राई नेचुरल आ जाएगा। और यदि मैक्स की बात, ई मैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये गामा ड्राई मैक्स आ जाएगा। और यदि ई मिनिमम की बात करेंगे तो गामा ड्राई मिनिमम आ जाएगा। इस फॉर्मूले को, इसकी जो वैल्यू को अलग अलग हम क्या कर दें, ई मैक्स पे वैल्यू को पुट कर दें, ई नेचुरल पे वैल्यू को पुट कर दें, ई मैक्स पे वैल्यू को पुट कर दें और ई मिनिमम पे वैल्यू पुट कर दें। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको जो फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा आईडी का गामा ड्राई के टर्म में, वो इस तरीके का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी हमारा क्या है, IMP, इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी की के हिसाब से हम सॉइल को किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया यदि हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी है, यदि वो 15% से क्या है, 15% से क्या है, हमारी कम है, क्योंकि ये जो वैल्यू है यदि हम इसको परसेंटेज पे निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, है ना। यदि हमारी जो आईडी की वैल्यू है 15% से कम है, तो 15% से कम है तो हम बोलेंगे कि हमारी जो सॉइल है वो कैसी है, लूज स्टेट में है। यदि 15% से 35% तक है तो हम बोलेंगे कि जो हमारी सॉइल है वो लूज स्टेट में है। यदि हमारी रिलेटिव डेंसिटी 35 से 65% है तो बोलेंगे हम मीडियम डेंस कंडीशन पे है हमारी सॉइल, या मीडियम डेंस सॉइल है हमारी। और यदि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू हमारी क्या है, 65% से 85% है तो हम क्या बोलेंगे, डेंस सॉइल है। और यदि 85% से ज़्यादा हमारी आईडी की वैल्यू आ रही है, या रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 85% से ज्यादा आ रही है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज्यादा क्या है, हमारी डेंस कंडीशन पे है, वह तो वेरी डेंस सॉइल हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और यहां से याद रखना है कि यदि हमारी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, जैसे हमारी ये वैल्यू कैसी 85% आ रही है, 65%, 65%, 85%, तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू यदि ज्यादा आ रही है तो हम बोलेंगे कि हमारी जो सॉइल पे जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। अब जब सॉइल पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसको दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तक की चीज क्लियर है। एक पॉइंट नोट में याद रखना है, यदि हमारी जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, हमने माना था, हमने जब सॉइल पढ़ी थी स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर देखा था सॉइल हमारा कैसा है, अनकंसोलिडेटेड मैटर है हमारा, है ना। और हमारा एजम्पशन होता है कि हमारी जो सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्फेरिकल होते हैं, सॉइल के पार्टिकल स्फेरिकल होते हैं, और सॉइल जो होती है वो अनकंसोलिडेट होती है। अनकंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि यदि उस पर लोड लगा रहे हैं तो लोड लगाने में क्या हो जाएगा, हमारा लोड लगाने पे इसके पार्टिकल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पार्टिकल सिर्फ अरेंज होंगे, पार्टिकल कहीं से डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। हमारा ये पार्टिकल कहीं से यदि कोई फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल हमारा कहीं से डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, पार्टिकल सिर्फ अरेंज होगा। और इसका जो शेप है, इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल, इसका शेप स्फेरिकल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। तो एक नोट है हमारे पास, यदि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड स्फेरिकल पार्टिकल है हमारे पास, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड स्फेरिकल पार्टिकल है हमारे पास, तो उस कंडीशन पे हमारी जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास, ई मैक्सिमम की वैल्यू आती है हमारे पास 0.91। ये इसका डेरिवेशन भी है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमको उतना बड़ा डेरिवेशन याद नहीं करना है, हमको डायरेक्ट ये याद रखना है कि स्फेरिकल पार्टिकल, यूनिफॉर्मली स्फेरिकल पार्टिकल है यदि, तो उस पर जो ई मैक्स की वैल्यू आती है वो 0.91 आती है। जबकि ई मिनिमम की वैल्यू की बात करें तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0.35 होती है। ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं हम, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। तो इस पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है, फॉर यूनिफॉर्मली स्फेरिकल पार्टिकल द पोरोसिटी इन इट्स लूजेस्ट स्टेट। पोरोसिटी निकालने के लिए बोला है, और किस कंडीशन में बोला है, लूजेस्ट स्टेट, है ना। अब ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास यूनिफॉर्मली स्फेरिकल पार्टिकल, इसने बोल दिया स्फेरिकल पार्टिकल है हमारे पास। अब स्फेरिकल पार्टिकल है और उसकी क्या निकालना, पोरोसिटी निकालना है, पोरोसिटी निकालनी है, और हमको बोला है लूजेस्ट स्टेट। तो हमको क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ ये बोल दिया है यूनिफॉर्मली स्फेरिकल पार्टिकल। अब यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल है तो हमको पता है ई मैक्स की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, 0.91, और ई मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, 0.35। ठीक है, अब क्वेश्चन पे ये बोला पोरोसिटी निकालने के लिए, और पोरोसिटी किस कंडीशन पे निकालने के लिए बोला, लूजेस्ट स्टेट। तो ई मैक्स और ई मिनिमम में से लूज स्टेट कौन सी होती है, ये वाली जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, लूजेस्ट स्टेट होती है, और ये कैसी स्टेट होती है, डेंस स्टेट होती है ना। अब हमको निकालना पोरोसिटी, तो पोरोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में क्या रिलेशन होता है, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में जो रिलेशन होता है n इक्वल टू E डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो E यहां पर कौन सा लेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम, तो हमको लूज स्टेट में निकालने के लिए बोला तो हम क्या लेंगे, ई मैक्स
और यहाँ पर भी ई मैक्स। तो पोरोसिटी क्या निकल के आएगी हमारी 0.91 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.91। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी 0.91 डिवाइड बाय 1.91, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.47। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.47। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 0.5, सॉइल का वॉइड रेशियो हमको दिख के रखा है 0.5, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डेंसनेस, है ना। हमको सिर्फ सॉइल का क्या दिख के रखा है, हमको वॉइड रेशियो दिया है और हमसे पूछा है डेंसनेस। तो अब यहां पर हम कैसे निकाल सकते हैं डेंसनेस? निकालने के लिए हमको पता है आईडी का फॉर्मूला क्या होता है। अब आईडी का फॉर्मूला तो हम लगा देंगे ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब यहां पर तो सिर्फ वॉइड रेशियो की वैल्यू दी हुई है, मतलब ई एन की वैल्यू दी हुई है 0.5 और हमसे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डेंसनेस निकालने के लिए तो किस तरीके से निकालेंगे। तो अब यहां पर हमको कोई ई मैक्स और ई मिनिमम का डेटा नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने जो सॉइल जब स्टार्ट की थी तो वहां पर ही देख लिया था, हमारा एजम्पशन ही था कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, है ना। तो यदि डेटा गिवन नहीं है तो हमको स्टैंडर्ड डेटा लेके चलना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड यदि हम बात करेंगे तो ई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0.91 और ई मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है 0.35। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे और ई एन की वैल्यू हमारे पास 0.5 है। तो आई डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0.91 माइनस 0.35 सॉरी 0.5 डिवाइड बाय 0.91 माइनस 0.35। तो यहां से जो आईडी की वैल्यू आएगी वो आईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आईडी की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे जो आईडी की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आईडी की वैल्यू आ जाएगी 0.41 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.56 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी हमको, वो वैल्यू मिल जाएगी अप्रोक्सीमेट कितनी मिल जाएगी हमको 73.21, है ना। 73.21 वैल्यू मिल जाएगी हमको आईडी की। अब 73.21 जो वैल्यू आ रही है, इससे हमको बताना है कि हमारी जो कंडीशन वो कैसी होगी, डेंस कंडीशन होगी, मीडियम कंडीशन होगी, लूज कंडीशन होगी या वेरी डेंस कंडीशन होगी। तो आईडी की वैल्यू हमारी 73% है। अब हमको पता है कि जो वैल्यू है हमारी वो 65 से 85 की रेंज में है, 65 से 85% की रेंज में है। तो हमारी जो सॉइल का टाइप होगा वो कैसा होगा, डेंस टाइप होगा। तो डेंस टाइप होगा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डेंस। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है? इन दोनों को मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, अ गिवन कोहेजनलेस सॉइल, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अब कोहेजनलेस सॉइल नाम से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोहेजनलेस सॉइल मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहा है। इस कंडीशन पे ई मैक्स की वैल्यू हमको देके रखा 0.85, ई मिनिमम की वैल्यू देके रखा 0.5 इन फील्ड। द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड टू मास डेंसिटी, मास डेंसिटी हमको देकर रखा है, मतलब बल्क डेंसिटी देकर रखा है 1800 kg पर मीटर क्यूब एंड अ वाटर कंटेंट भी हमको पता है 8%। टेक द मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। जीएस की वैल्यू हमको गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी की 2.7 और हमको निकालने के लिए बोला है रिलेटिव डेंसिटी परसेंटेज पर, है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब यदि हम यहां पर देखें तो हमको ई मैक्स की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है क्या, ई मैक्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है क्या 0.85, ई मिनिमम की वैल्यू हमको गिवन है क्या क्वेश्चन पे, हाँ गिवन है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ई नेचुरल की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, मतलब ये निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमको मास डेंसिटी गिवन है, मतलब हम बोल सकते हैं बल्क डेंसिटी हमको गिवन है 1800 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद यदि हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है हमको 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमको क्वेश्चन पे जीएस की वैल्यू भी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 2.7, वाटर कंटेंट भी हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितना 8%, मतलब 8% मतलब 0.08 लिख सकते हैं हम, है ना। हमको निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ई नेचुरल निकालना पड़ेगा। अब ई नेचुरल किस तरीके से निकलेगा, तो हमको क्वेश्चन में बल्क डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन पे। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला यदि हम यूज कर रहे हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, G प्लस WG डिवाइड बाय 1 प्लस E
इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यदि हम यहाँ से वैल्यू पुट कर दें तो बल्क डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1800, जी की वैल्यू कितनी है 2.7, प्लस वाटर कंटेंट हमारे पास कितना है 0.8, 2.7, 1 प्लस ई निकालना है हमको, और ये है हमारे पास 1000। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दो, और यहाँ से जब ई की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ई की वैल्यू निकालने के लिए ई की वैल्यू निकाल दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 18E, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.08 मल्टीप्लाई 2.7 प्लस 2.7 प्लस 2.7 इंटू 10, तो यह आ जाएगा 29.16, यह जाएगा 29.16, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -18, तो माइनस कर देंगे हम -18, तो यह जाएगा हमारे पास 11.16, डिवाइड कर देंगे हम इसको 18 से, तो ई की जो वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे, जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0.62, ई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.62। अब ई की वैल्यू ये मिल गई हमको, इसको यहाँ पे आई डी पे वैल्यू पुट कर दो, तो ई मैक्स की वैल्यू हमारे पास 0.85, ई मिनिमम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई नेचुरल की वैल्यू 0.62, उसके बाद ई मैक्स की वैल्यू हमारे पास 0.85, ई मिनिमम की वैल्यू हमारे पास 0.5 इंटू 100, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 0.85 माइनस 0.62 डिवाइड बाय 0.85 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे 65.71%। इस पे ऑप्शन में क्या है 65, 75, 50, और तो हमारा आंसर आ जाएगा 65%। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ सैंड सैंपल इज, नेचुरल वॉइड रेशियो हमको क्वेश्चन पे गिवन है कितना 0.6, एंड डेंसिटी इंडेक्स भी गिवन है क्वेश्चन पे 0.6। इफ वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट, मतलब ई मैक्स की वैल्यू दी हुई है हमको 0.9, द वॉइड रेशियो इन द डेंसेस्ट स्टेट विल बी, मतलब ई मिनिमम की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना, तो हम लिख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है, ई नेचुरल है हमारे पास 0.6, उसके बाद हमको आई डी की वैल्यू भी गिवन है, डेंसिटी इंडेक्स गिवन है 0.6, ई मैक्स गिवन है क्या, ई मैक्स गिवन है हमारे पास 0.9, और ई मिनिमम की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो बस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6, ई मैक्स की वैल्यू कितनी है 0.9, नेचुरल वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.6, 0.9 माइनस क्या हो जाएगा ई मिनिमम, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ई मिनिमम की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, है ना। इसको आगे सॉल्व कर लो, तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 0.6 ये हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 0.9 माइनस ई मिनिमम, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने पे यहाँ से ई मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ई मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी हमको, तो ई मिनिमम की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, हो सकता है माइनस में आए या हो सकता है ना आए, देख लेते हैं अपन। इसको सॉल्व किया यहाँ पर तो ये आ जाएगा 0.54 माइनस ई मिनिमम इक्वल टू 0.3, इसको इस साइड ले आओ 0.54, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा 0.6 ई मिनिमम डिवाइड बाय 0.3। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको 0.54 यह आ जाएगा इस साइड 0.3, और यह आ जाएगा 0.6 ई मिनिमम, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, तो 0.54 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 0.6, तो ये वैल्यू ई मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी, ई मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 0.4, ई मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.4, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रब कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ सैंड हैज अ वॉल्यूम, एक सैंपल है हमारे पास सैंड का जिसका वॉल्यूम हमको पता है कितना है 1000 ml। कैसा है ये नेचुरल स्टेट में, मतलब हम बोल सकते हैं नेचुरल स्टेट में, क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल स्टेट में जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है हमारे पास 1000 ml। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इट्स मिनिमम वॉल्यूम व्हेन कॉम्पैक्टेड, जब इसको कॉम्पैक्ट कर दिया
तो कॉम्पैक्ट करने पे हमको जो वॉल्यूम मिला, कॉम्पैक्ट करने पर मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम कितना मिलेगा हमारे हमको 750 ml। आगे बोल रहा है हमको क्वेश्चन पे, व्हेन जेंटली पोर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर इट्स पॉसिबल मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबल मैक्सिमम वॉल्यूम है वो हमारा कितना है हमारे पास, सिलेंडर में जब इसको फिल कर रहे थे तो इस पॉसिबल जो मैक्सिमम हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो कितना आया 1320 ml। ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी। अब यहां पर पूछ लिया, सिर्फ हमको वॉल्यूम पता है और हमको पूछ लिया है रिलेटिव डेंसिटी। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हमारे पास तो फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई मिनिमम है ना, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम है। अब इस क्वेश्चन पे तो हमको वॉल्यूम गिवन है, तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सा अंदर जाते हैं हम। हमको पता है वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है ना। अब हमको ये पता है हमारा जो सॉइल था, सॉइल हमारी एक ही है जो हम लेकर आए थे, जो हम सॉइल सैंपल लेके आए थे वो हमारी कितनी थी 1000 ml की थी। अब इसी को जब हमने कॉम्पैक्ट किया तो हमारा ये 750 हो गई, और जब हमने इसको क्या कर दिया सिलेंडर में फिल कर रहे थे तो उस टाइम पे इस पे जो मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम वॉइड्स क्रिएट हुए और इसका वॉल्यूम हो गया कितना 1320 ml। अब यहां से हमको एक चीज पता है कि E इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो किसी भी कंडीशन पे VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो तीनों कंडीशन पे नेचुरल स्टेट में हो चाहे V मिनिमम की मतलब कॉम्पैक्टेड स्टेट में हो या लूजेस्ट स्टेट में, जो उस पे जो सॉइल सैंपल में जो सॉलिड्स मौजूद हैं, वो सॉलिड्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, है ना। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चेंज नहीं होंगे, है ना, ये तो सेम ही रहने वाले हैं या बोल सकते हैं कांस्टेंट रहने वाले हैं, है ना। हमको पता है जो टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह क्या लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको यदि आगे लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, E को V डिवाइड बाय VS माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, दिया जाएगा V डिवाइड बाय VS माइनस 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा VS तो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होने वाला, वॉल्यूम अब अलग अलग आएगा। जैसे नेचुरल के लिए बात करेंगे तो वॉल्यूम अलग आएगा, मिनिमम के लिए कॉम्पैक्टेड स्टेट में यदि बात करेंगे तो मिनिमम के लिए जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा 750 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ई नेचुरल की यदि हम बात करें तो ई नेचुरल जो इस कंडीशन पे आएगा वो कितना आएगा, नेचुरल कंडीशन पे जो इसका टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो चेंज नहीं होने वाला -1। ई की यदि हम बात करते हैं ई मिनिमम की, तो ई मिनिमम क्या आ जाएगा हमारे पास 750 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होने वाला -1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ई मैक्स, और ई मैक्स हमारा कितना आ जाएगा 1320 VS माइनस 1। यहां तक की चीज क्लियर है, यहां तक की चीज क्लियर होगी, यहां तक की चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, बस अब हमको क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 डिवाइड बाय VS माइनस ई मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1320 डिवाइड बाय VS माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास नेचुरल 1000 डिवाइड बाय VS माइनस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 1320 VS माइनस 1 माइनस ई मिनिमम कितना है 750 डिवाइड बाय VS माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सेम वैल्यू है हमारे पास, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, है ना। 1320 VS माइनस 1 1000 डिवाइड बाय VS ये हो जाएगा +1। ऐसे यदि यहाँ पर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1320 VS माइनस 1 माइनस 750 VS प्लस 1। तो ये तो कैंसिल होने वाला हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर VS सेम है, और तो ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320 डिवाइड बाय VS, और नीचे कितना आ जाएगा डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास
1320 में से 750 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 570 डिवाइड बाय वी एस। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 320 डिवाइड बाय वी एस इंटू वी एस डिवाइड बाय 570। इससे कैंसिल हो जाएगा, हमको जो आई डी मिलेगा 320 डिवाइड बाय 570, 320 डिवाइड बाय 570, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.561। यदि इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो हम ये कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 56.14%, 56.14%। अब यहाँ पर देखो कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 56 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है हमारे पास। ऑफ अ साइल इट इज़ फाउंड टू दैट D10 की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन पे, D30 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, और हमको D60 की वैल्यू भी क्वेश्चन पे गिवन है। द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर as given by the particle size distribution on curve are respectively। तो हमको क्वेश्चन पे निकालना क्या है, क्वेश्चन पे हमको निकालना है CU एंड CC। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इस पे निकालना हमको CU निकालना है और CC निकालना है ना। D10 दिया है, D30 दिया है, D60 दिया है, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। CU यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की यदि बात करें तो क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, D60 डिवाइड बाय D10। D60 की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी गिवन है हमको, 0.8, और D10 की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 0.1। तो कितना जाएगा ये, कितना जाएगा ये हमारे पास 8। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, अब ये ऑप्शन पे देख सकते हैं हमारे पास, तो ये तो है ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से CU भी निकाल सकते हैं, CC भी निकाल सकते हैं। D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10, ये फॉर्मूला होता है इसका। वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 की वैल्यू कितनी है, 0.8, और 10 की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.09 डिवाइड बाय 0.08। ठीक है, तो 9/8 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में CC की वैल्यू आ जाएगी 1.125। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग अ टेस्ट फॉर वाटर कंटेंट टेस्ट जब कर रहे थे तो डिटरमाइन ऑन द सॉइल सैंपल बाय पिक्नोमीटर। तो हमको पिक्नोमीटर मेथड से हमको क्या करना है, वाटर कंटेंट निकालना है। हमको दिया हुआ मास ऑफ वेट सॉइल सैंपल का मास दिया हुआ हमको 1000 ग्राम। मास ऑफ पिक्नोमीटर विथ सॉइल फिल्ड विथ वाटर 2000 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ पिक्नोमीटर फिल्ड विथ वाटर 1480 ग्राम दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमको क्वेश्चन पे गिवन है, हमको डिटरमाइन करना है वाटर कंटेंट। तो जब हमने वाटर कंटेंट, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, तो जब हमने वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पे पिक्नोमीटर मेथड से निकाला हुआ था कि वाटर कंटेंट को किस तरीके से निकालना है। हमने 4 सैंपल, मतलब यदि बात करें तो पिक्नोमीटर की 4 स्टेजेस बनाई थी हमने। इसमें क्या क्या था हमारे पास, हमने इसको W1, W2, W3, W4 नाम दिया हुआ था। W1, W2, W3 एंड W4, है ना। ये क्या था, W1 एम्प्टी, या आप बोल सकते हैं पिक्नोमीटर जो था हमारा, उसका जो वेट आएगा वो क्या था हमारा, W1। यहाँ पर जब हम वाटर कंटेंट निकाल रहे थे तो हमने कौन सी सॉइल ली थी, वेट सॉइल या मॉइस्ट सॉइल, है ना। उसके बाद हमने इस मॉइस्ट सॉइल पे क्या कर दिया था, वाटर फिल कर दिया था। मॉइस्ट सॉइल जो थी हमारी, उस पर हमने क्या कर दिया था, पूरा वाटर फिल कर दिया था, और जो बबल बन रहे थे उनको यहाँ से पिपेट की सहायता से रिमूव कर लिया था। और यहाँ पर क्या था, इसको पूरी तरीके से वाटर को फिल कर दिया था और उसका वेट लिया था, है ना। तो यहाँ से हमको पता है वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला है, वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला था, वाटर कंटेंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W3 माइनस W4 G माइनस 1 माइनस 1। ये इस तरीके से हमारा क्या था, फॉर्मूला था। यहाँ पर ये G माइनस 1 डिवाइड बाय G, इस तरीके से हमारा क्या था, फॉर्मूला था वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का। बस इसको पुट करना है हमको। अब क्वेश्चन पे देखना है हमको कि क्या चीज़ें गिवन है। हमको गिवन है वेट
मास ऑफ वेट सॉइल सैंपल, मास ऑफ वेट सॉइल सैंपल की यदि हम बात करते हैं तो मास ऑफ वेट सॉइल सैंपल की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, W2 में से W1 को यदि माइनस कर देंगे तो मॉइस्ट सॉइल सैंपल आ जाएगा। मतलब ये W2 माइनस W1 हमको क्या गिवन है, ये हमको गिवन है 1000, है ना। सॉइल सैंपल का मास दिया है, तो ये हमारे पास एक पिक्नोमीटर है, पिक्नोमीटर में से इसको माइनस कर दो एम्प्टी वाले को, तो हमको सिर्फ ये मिल जाएगा। तो W2 माइनस W1 क्या है, हमको गिवन है क्वेश्चन पे 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मास ऑफ पिक्नोमीटर विथ सॉइल एंड फील्ड वाटर, तो हमारे पास ये पिक्नोमीटर है, ये मॉइस्ट सॉइल है और इस पर वाटर फील्ड है, तो इसका जो मास दिया हुआ है W3 है, और W3 की वैल्यू हमारे हमको क्वेश्चन पे क्या गिवन है 2000। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मास ऑफ पिक्नोमीटर फिल्ड विथ वाटर, पूरा का पूरा पिक्नोमीटर किससे फिल हो गया हमारा, वाटर से, देन इस कंडीशन पे जो इसका मास है वो कितना है हमारे पास 1480 ग्राम। अब यहाँ पर ये W के टर्म में लिखा है, आप M के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, मास है क्योंकि ये इनटू। अब यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है वो 2.67, तो 2.67 माइनस 2.67, इस पे माइनस कर देंगे 1 और इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये वाटर कंटेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1000 डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 1.923 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 1.67 डिवाइड बाय 2.67 और ये -1 है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम 1.67 डिवाइड बाय 2.67 इंटू 1.933 -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.20, इस पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20.27%। तो इस तरीके से इसका वाटर कंटेंट आ जाएगा। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20.27%, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बन जाएगा। यदि नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में बता दें, एक बार फिर से समझा दूंगा वीडियो बना के, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेबोरेटरी सीव्स एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन अ सॉइल सैंपल यूजिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड IS सीव आउट ऑफ 500 ग्राम। हमारे पास जो सॉइल सैंपल है वो कितना है हमारे पास 500 ग्राम का, ठीक है। और इसको हम सीव में से पास कर रहे हैं, तो हमारे पास जो 600 माइक्रोन की सीव है उसमें कितना रिटेन हो रहा है हमारा वेट 200 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो 500 जो हम सबसे पहले तो सीव को लिख लेते हैं, सीव कौन कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सीव कौन कौन सी है, तो सीव है हमारे पास कौन कौन सी, सबसे पहले हमने देखा 600 माइक्रोन की सीव है, इसमें जो वेट रिटेन हुआ 600 में कितने का हुआ था 200 ग्राम का, 200 ग्राम। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट 500 ISC 500 माइक्रोन की जो सीव है उसमें कितना वेट है हमारे पास 250 ग्राम। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास सीव 425 माइक्रोन की और इसमें कितना रिटेन हो रहा है 50 ग्राम। तो हमारे पास नेक्स्ट जो सीव है वो है हमारे पास 425 माइक्रोन की और इस पे जो रिटेन हो रहा है वेट वो कितना हो रहा है 50 ग्राम का। तो टोटल हमने सॉइल सैंपल कितना लिया था 500, तो ये टोटल 500 हो गया। देन हमको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमको निकालना है, CU की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं, सीव हो गया, वेट हो गया। अब यदि हम इसका कम्युलेटिव वेट निकाल लें, तो कम्युलेटिव वेट निकालेंगे तो कितना जाएगा 200 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 450, ये कितना हो जाएगा 500। परसेंटेज कम्युलेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यह जाएगा हमारे पास 40। उसके बाद यदि हम इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 90। और यहाँ पे यदि बात करेंगे तो कितना जाएगा 500 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 100, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, ये तो आगे हमारा परसेंटेज कम्युलेटिव रिटेन है ना। उसके बाद यदि हम निकालना चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं परसेंटेज
पासिंग या परसेंटेज फाइन, है ना, परसेंटेज फाइनर निकाल सकते हैं या परसेंटेज पासिंग। तो ये कितना हो जाएगा, यदि ये 40 है तो 100 माइनस 40 तो कितना परसेंटेज रिटेन होगा 60, 90 में से कितना रिटेन होगा 10, और ये कितना रिटेन होगा 0। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमको यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालना, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D60 डिवाइड बाई D10। अब D60 क्या होता है, तो D60 क्या होता है, जिससे कि एस पार्टिकल का ऐसा साइज जिससे कि 60% पार्टिकल्स क्या हो, फाइन हो। तो हमको ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये 60% पास हो रहा है, मतलब ये पार्टिकल का वो साइज है जहाँ से हमारे क्या होंगे, इससे मतलब इस साइज से 60% पार्टिकल्स क्या होंगे, फाइनर होंगे। मतलब यदि बात करते हैं D60 की वैल्यू, तो D60 की वैल्यू पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा 600 माइक्रोन। और यदि हम बात करते हैं ये वाली परसेंटेज फाइनर 10 है, मतलब इस पार्टिकल के साइज से 10% क्या हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे, बाकी 90% रिटेन होगा, है ना। तो 90% रिटेन होगा और 10% रिटेन होगा, तो इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 500 माइक्रोन। तो यहाँ से यदि हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6/5, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 1.2, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1.2। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ ड्राई सैंपल। कैसा सैंपल है हमारे पास, एक तो ड्राई सैंपल है, मास दिया हुआ है इसका कितना 500 ग्राम, इज मिक्स्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर टू प्रिपेयर अ सस्पेंशन बना रहे हैं हम 1000 ml का, और 1000 ml का सस्पेंशन किस में बनाते हैं, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में, है ना। द रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर टेकन आफ्टर 5 मिनट, यहाँ पर टाइम बता दिया कि 5 मिनट में हमको रीडिंग लेनी है, और जो रीडिंग आएगी वो कितनी आई है हमारी 25। द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द बल्ब, जो हमारी डेप्थ है सेंटर ऑफ बल्ब की, उससे नीचे यदि बात करेंगे बिलो द वाटर सरफेस व्हेन द हाइड्रोमीटर वाज इन द जार 150 mm, ये हमको रीडिंग बता दिया। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर वाज, वॉल्यूम बता दिया हाइड्रोमीटर का सेंटर से नीचे कितना है 62 ml है। एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द जार, क्रॉस सेक्शन हमको बता दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज्यूमिंग जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दिया 2.68 सॉलिड्स की, पॉइजन्स रेशियो बता दिया 9.81 मिली पॉइज। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द अबव ऑब्जर्वेशन। मतलब क्वेश्चन पे ये बोला है कि हमको जो निकालना है, एक पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालना, तो कौन सा पॉइंट निकालना हमको पता है, हाइड्रोमीटर मेथड में या हाइड्रोमीटर जब एनालिसिस करते हैं तो हमको क्या निकालना होता है, एक तो परसेंटेज फाइनर निकालना होता है, और एक तो पार्टिकल का डायमीटर निकालना होता है ना। जब ये दोनों चीज़ निकाल लेंगे तो हमको एक पॉइंट मिल जाएगा इस परसेंटेज फाइनर के लिए। जब 5 मिनट में हम बात करेंगे तो परसेंटेज फाइनर पे और इसका डाया, मतलब एक पॉइंट मिल जाएगा हमको, एक पॉइंट मिलेगा, उससे हमको परसेंटेज फाइनर की वैल्यू और डाया की वैल्यू मिल जाएगी। या तो हम डाया निकालने और परसेंटेज फाइनर निकालने तो हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो हमको क्वेश्चन पे ये पॉइंट निकालने के लिए बोला है। अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन पे गिवन है ड्राई सैंपल है, मतलब जो मास ऑफ ड्राई सॉइल है वो कितना है हमको 50 ग्राम का गिवन है। उसके बाद यदि हम बोलते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना है सस्पेंशन का, तो सस्पेंशन का जो वॉल्यूम है वो है हमारे पास 1000 ml का, ठीक है। उसके बाद हमको बोला है फॉर हाइड्रोमीटर द रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर टेकन 5 मिनट, जो रीडिंग ली हुई है 5 मिनट में, 5 मिनट मतलब हम बोल सकते हैं 5 × 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 सेकेंड। तो जो रीडिंग आई है इस टाइम पे, वो रीडिंग कितनी आई है हमारी, वो रीडिंग आई है हमारी 25 हाइड्रोमीटर में। द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द बल्ब बिलो द वाटर सरफेस व्हेन द हाइड्रोमीटर वाज इन द जार इज 150 mm। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जार था, ये हमारा जार है, और ये हमारा क्या है हाइड्रोमीटर है, ये हमारा क्या है हाइड्रोमीटर है, और ये हमारा इसका लेवल है वाटर का। तो ये बोल रहा है कि इसके सेंटर तक, यहाँ तक की जो ये हाइट है, यदि हम ये बात करें तो ये हाइट कितनी थी h थी, और इसके बल्ब के सेंटर से ये हाइट जो है हमारे पास, ये क्या होती है हमारे पास h + h/2, और ये हाइट बता दिया हमको कितना 150 mm ये बता के रखा है। ये जो हाइट है ये हमको पता है 150 mm, मतलब हम बोल सकते हैं h + h/2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 150 mm, या सेंटीमीटर में ले तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ पे आ गई। ये जो लाइन बोला है
द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ द बल्ब, यहाँ से सेंटर से बल्ब के द वाटर सरफेस तक की जो रीडिंग है हमारी वो कितनी हाइड्रोमीटर की 150 mm। और हमने जब इसको एनालाइज किया था तो हमने देखा था नेक तक की वाटर लेवल से लेकर नेक तक की जो हाइट रहती है उसको हमने उसको एच माना था। और ये जो बल्ब है ये कितना हमारा बल्ब से ऊपर ये वाला ये कितना होता है हमारे पास, ये टोटल एच होता है, जिसमें से ये क्या हो जाएगा h/2 और ये कितना हो जाएगा h/2। तो हमको बल्ब तक के बल्ब के सेंटर से हाइट मिल जाएगी। तो क्या मिली है हमको, h + h/2 कितना दिया है क्वेश्चन पे, 150 mm या 15 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको बने रख देते हैं। ये हमारे पास जार, ये हमारे पास हाइड्रोमीटर, ये हमारे पास है हाइड्रोमीटर, और ये इसका बल्ब है, और ये यहाँ से इसका सरफेस है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमको क्वेश्चन पे गिवन है, ये 150 mm गिवन है। यदि हम इसकी बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये कितना हमारे पास, ये टोटल स्मॉल h है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या वैल्यू है, h है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर वाज 62 मीटर, मतलब ये जो बल्ब का सेंटर के नीचे जो ये वॉल्यूम बता के रखा है ये कितना हमारे पास 62 ml। देन क्रॉस सेक्शन एरिया जार का हमको पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जार का कितना हमारे पास 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है 2.68, पॉइजन्स रेशो गिवन है 9.81 मिली पॉइज, तो 10⁻³ पॉइज कर देंगे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइन पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें गिवन है और इतनी चीज़ गिवन है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको परसेंटेज फाइनर निकालना है, और हमको डाया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो डायमीटर निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने डायमीटर निकालने के लिए एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस में स्टोक्स लॉ को अप्लाई किया था। स्टोक्स लॉ में हमारी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी, जहाँ पे हमने देखा था HE/T = क्या था हमारा, टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 18 म्यू इंटू d²। ये फॉर्मूला था हमारे पास। यदि इस फॉर्मूले को और तोड़े हम, तो ये यहाँ से हम यूनिट वेट ऑफ G = हमारा क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ से हमने जब G की वैल्यू, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू G इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर पुट कर दी, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको G, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, G यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 18 म्यू इंटू d²। इस साइड का मैं रफ कर रहा हूँ। तो यदि यहां पर बात करें तो हमारा यहां से d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम आसानी से। अब d की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमको ये HE कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, d की वैल्यू कैलकुलेट करने। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, HE/T डिवाइड बाय, फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ से हमने G यूनिट वेट कॉमन किया, तो G - 1 यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू d² डिवाइड बाय 18 म्यू, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमने लिखा हुआ था G - 1, यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ वाटर है, तो यदि इसको डेंसिटी की टर्म में लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G डिवाइड बाय 18 म्यू, यहाँ पर d², है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देख लेना, जो हमने पिपेट मेथड पढ़ी थी तो वहाँ पर G लिखना भूल गए थे, तो ये G को वहाँ पर लिख लेना, ये G को वहाँ पर लिख लेना, ठीक है। और इस G की वैल्यू जो है, ये G की वैल्यू जो है वो होगी हमारी 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमको T गिवन है, डायमीटर हमको निकालना, G की वैल्यू भी हमको गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा 1 होता है, पॉइजन्स रेशो भी हमको क्वेश्चन पे गिवन है। HE हमने बोला था, HE हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं होता है हाइड्रोमीटर मेथड में, तो HE हमको निकालना पड़ेगा जब टाइम हमारा 5 मिनट का है। तो HE निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था हमने, HE निकालने का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, H + h/2 प्लस VH डिवाइड बाय 2A माइनस VH डिवाइड बाय A। ये फॉर्मूला देखा था हमने, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, इस फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट कर दें, तो हमको पता है H + h/2 हमको कितना 15 सेंटीमीटर है, VH की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है 62 ml, एरिया गिवन है 2 × 55
माइनस कितना हो जाएगा ये 62 डिवाइड बाय 55। इसको सॉल्व कर लेते हो तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 62 डिवाइड बाय माइनस 62 डिवाइड बाय 55। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14.43 सेंटीमीटर। बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, तो 14.43 डिवाइड बाय टी कितना हमारे पास 300 सेकेंड्स। जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन पे गिवन है, जी की वैल्यू कितनी है 2.68 माइनस 1। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है हमारे पास 1। जी की वैल्यू है हमारे पास 981 डी स्क्वायर डिवाइड बाय 18 इंटू 9.81 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ही अननोन है तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में कितना जाएगा, ये मिलेगा हमको 0.0023 सेंटीमीटर में। तो इसको यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जाएगा 0.023 mm। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको डायामीटर मिल गया पार्टिकल का 0.023 mm। 0.023 mm ये मिल गया हमको पार्टिकल का डायमीटर। अब हमको निकालना है क्या, परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर और निकालना, तो परसेंटेज फाइनर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था परसेंटेज फाइनर का, मैंने बोला भी था कि परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है ना। तो यहाँ से हम परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला यदि पुट करें तो परसेंटेज फाइनर इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या था हमारे पास, RH डिवाइड बाय 1000 GS माइनस 1 इंटू क्या था हमारे पास 100 डिवाइड बाय क्या था MD डिवाइड बाय 1000। ये फॉर्मूला था हमारे पास, है ना, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, RH रीडिंग है हमारी, GS की वैल्यू हमको पता है। इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, RH डिवाइड बाय 1000 GS डिवाइड बाय GS माइनस 1 1000 डिवाइड बाय MD इंटू 100। कुछ इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है ना, कुछ इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। बस आगे क्या करना है, इस पे वैल्यू पुट कर देनी है। हमने क्या किया, ये 1000 हमने जो हमारा ये 1000 क्यों लिखा है यहाँ पे फॉर्मूले में, क्योंकि 1000 हमारा सस्पेंशन का क्या होता है, सस्पेंशन टोटल। तो सस्पेंशन हमारा 1000 है, इसलिए फॉर्मूले में यहाँ पे 1000। यदि यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती तो यहाँ पर फॉर्मूले में 1000 की जगह कुछ और आता है ना। तो जनरली अपन 1000 ml का ही सस्पेंशन बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब RH की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5 मिनट में, 25 डिवाइड बाई 1000 इंटू GS कितना हमारे पास, GS है हमारे पास 2.68 डिवाइड बाई 2.68 माइनस 1 इंटू 1000, और ये MD कितना हमारे पास 50 मास है ना, इंटू 100। तो ये परसेंटेज पे आ जाएगी वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, 25 2 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.68 डिवाइड बाई 1.68 इंटू, तो ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज में 79.76 परसेंटेज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अभी तक इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने के चांसेस हैं, है ना। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।